Assalamu alaikum. This is Sir Mohammed Hamza here from Accounting. So today we are going to study IAS 8 and IAS 10. अब IAS 8 डील करते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डील विद एरर से. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं. अकाउंटिंग पॉलिसीज की देखो डेफिनेशन नहीं पूछता एग्जाम में. अकाउंटिंग पॉलिसीज की एग्जांपल्स का आइडिया होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस सर्टेन नॉन करंट एसेट्स की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज हो रहा है. स्पेसिफिक प्लस जनरल प्रोविजन फॉर डाउट दोनों से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज कराई जा रही है अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स. या बिजनेस सिर्फ जनरल प्रोविजन चार्ज कर रहा है अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स. और फीफो या एफको में से जैसे फॉर इंस्टेंस फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए. लेकिन ये जो फीफो एफको मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, दीज मेथड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री. सो बिजनेस कैन यूज एनी वन ऑफ दिस इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स एज पर IAS 2. अब ये भी आप लोगों ने AS में पढ़ा होगा कि वंस एन अकाउंटिंग पॉलिसी इज डिसाइडेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड. मेनली कंसिस्टेंसी और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं की जा सकती वंस एन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन डिसाइडेड एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस. The consistency concept is that once an accounting policy is decided, it should be continued to used year. और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कि अगर सिर्फ जस्ट टू इंक्रीज और जस्ट टू मैनिपुलेट प्रॉफिट्स अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज सोच रहे हैं तो वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि कभी प्रॉफिट ओवरस्टेट होने का इशू आ जाएगा. सर्टेन एसेट्स भी ओवरस्टेट हो सकते हैं या इक्विटी ओवरस्टेट हो सकती है. लेकिन एज पर IAS 8, अब IAS 8 इसी चीज़ से डील करता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की अगर जस्टिफिकेशन है तो वो सर्टेन सिचुएशंस में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की जा सकती है. लेकिन उसकी मेनली यही बिलो मेंशन टू कंडीशंस होंगी. IAS में चेंज हो गया, IAS में अमेंडमेंट कर दी गई है बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. एक्चुअली होता क्या कि ये IAS जो है ये हर 4 to 5 ईयर्स में या इवन 10 ईयर्स में भी इनका रिव्यू होता है बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि IAS को पब्लिश भी करता है. अब
इन मेजोरिटी केसेस तो आईएएस जो अनचेंज रहता है उस पर कोई चेंज आता नहीं है, लेकिन इन केस अगर आईएसबी ने कोई चेंज कर दिया आईएएस में, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस फीफो यूज कर रहे हैं फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, नाउ आईएसबी हैज डिसाइडेड दैट एज पर आईएस2 फीफो के मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, नाउ ओनली एफको और लीफो कैन बी यूज्ड। तब आईएएस में ही चेंज कर दिया तो बिजनेस को मजबूरन अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी आईएएस, अपडेटेड आईएएस को फॉलो करने के लिए। और या तो ये फैंसी लाइन यूज होती है, चेंज विल रिजल्ट इन मोर रिलायबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन सिंपल वर्ड्स, अगर चेंज आपका जस्टिफाइड है तो, यानी आपके पास वैलिड रीजन है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के लिए तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की जा सकती है। अच्छा, वहाँ रिलायबल एंड रेलेवेंट लिखा हुआ है, तो इन अकाउंटिंग रिलायबिलिटी हैज मल्टीपल मीनिंग्स। So obviously, accountant for the financial statements are free of error and frauds, or at least they are free of material error and frauds. Material means major errors and frauds. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रिपेयर किए तो अकाउंटेंट बाइस नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त सर्टेन एस्टिमेट्स और एजम्पशंस भी यूज होती है। फॉर इंस्टेंस डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उसके लिए जो यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू है, वो सब एस्टिमेटेड होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो उसके लिए भी रेट एस्टिमेट किया जाता है, चाहे वो स्पेसिफिक प्रोविजन हो या जनरल प्रोविजन हो। तो इन एस्टिमेट्स को यूज करते हुए अकाउंटेंट ने जो है वो रीजनेबल क्वेश्चन एक्सरसाइज की है। रीजनेबल क्वेश्चन का मतलब है अकाउंटेंट ने टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस उसने एज मच एक्यूरेट एज पॉसिबल ये एस्टिमेट्स किए हैं, और उन एस्टिमेट्स को यूज किया गया वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑब्वियसली एस्टिमेट्स जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, लेकिन मैटर करता है कि वो एस्टिमेट्स जो है वो विथ एज मच एक्यूरेसी एंड पॉसिबल एंड विथ एज बेस्ट जजमेंट एज पॉसिबल जो है वो यूज की गई है। मैंने एग्जांपल्स भी देती है एस्टिमेट्स की और जजमेंट्स की, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया जा सके, ये ऑडिट की बात है। तो ये सर्टेन मीनिंग्स है रिलायबिलिटी के। और रेलेवेंस का सिंपली मतलब ये होता है कि जो भी रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करके कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करने का या उसके शेयर्स में ना इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेता है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल डिसीजन है, क्योंकि इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी में फाइनेंस आएगा, नहीं इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी में जो है फाइनेंस आ सकता था इन्वेस्टर से, वो नहीं आएगा। तो दैट्स रेलेवेंस। द मेन थिंग मैटर्स इज कि चेंज जस्टिफाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली स्ट्रेट लाइन मेथड was used for motor vehicles, but now accountant thinks that reducing balance method should be used for motor vehicles as they provide more benefit in earlier years and less benefit in later years of its useful economic life। तो आप लोगों को एएस की डिप्रिसिएशन में आइडिया होगा कि वो नॉन करेंट एसेट्स जो अर्लियर ईयर्स में ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, और लेटर ईयर्स में बिजनेस को कम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, सो दे शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर सच नॉन करेंट एसेट्स। तो ऐसे नॉन करेंट एसेट्स के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। तो यहाँ अकाउंटेंट जो चेंज करने की सोच रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को, दैट चेंज इज क्वाइट जस्टिफाइड। उसके वजह से डेप्रिसिएशन ज़्यादा एक्यूरेट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नॉन करंट एसेट्स की नेटबुक वैल्यू भी ज़्यादा एक्यूरेट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में।
obviously this is a change in accounting policy was justified and it will result in more reliable and more relevant information in the financial statements. तो ये एग्जांपल है जस्टिफाइड चेंज की। तो अब आईएएस के क्वेश्चन में जब वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की सोच रहा होगा ना, तो वहाँ आपको सिचुएशन पढ़ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि चेंज जस्टिफाइड है या नहीं, या बिजनेस से प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कंसिडर कर रहा है। तो अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसी को प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाह रहे हैं डायरेक्टर्स या कंपनी जो है, तो आपको उसके अगेंस्ट आर्ग्यू करना, वो चेंज अलाउ नहीं करना अकाउंटिंग पॉलिसी में। लेकिन अगर इस तरह के कुछ बताए, वो सेल्टिक क्वेश्चंस में इस तरह के हिंट्स उसने दिए हुए भी होंगे और वहाँ चेंज जस्टिफाइड लग रहा होगा, तो यस, वहाँ आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है, कंपनी को अकाउंटिंग पॉलिसी आई मीन चेंज करनी है, और वहाँ चेंज जस्टिफाइड होगा बिल्कुल। अब इस IS 8 जो है वो सर्टेन एरर से डील करता है, और ये बात याद रखनी है, IS 8 ओनली डील्स विद अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर्स। IS 8 सिर्फ उन एरर से डील करता है जो कि कंपनी ने डिस्कवर किए हैं वंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग पब्लिश्ड। अब इस चीज़ को अगर अंडरस्टैंड करना है तो दो डेट्स का आइडिया होना चाहिए। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग डेट है, और दूसरी उनकी पब्लिकेशन या उनकी ऑथराइजेशन डेट है। तो तो इसके लिए मैं एक्चुअल कंपनी की एग्जांपल शो करूंगा, आप लोग को ही क्लियर हो जाएगा। तो ये सेफाइल टेक्सटाइल मिल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सिंपली जिस डेट में कंपनी का अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो रिपोर्टिंग डेट होती है। तो जिस अकाउंटिंग ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे क्वेश्चन में, वो रिपोर्टिंग डेट होगी सिंपली। अब दूसरी चीज़ है ऑथराइजेशन डेट या पब्लिशिंग डेट। अब डेट ऑफ authorization for issue, these financial statements were approved by the board of directors and authorized for issue on 23rd September 2021. This is अब आप लोग खुद देख सकते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, वो जून में एंड हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद सितंबर में। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उस पर एरर्स हमेशा तो मिस्टेक्स होती है, तो उनकी करेक्शन की जाती है, उनका रिव्यू किया जाता है। और इसी टाइम ड्यूरेशन में इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट भी हो रहा होता है। तो जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर ये एनुअल जनरल मीटिंग में पब्लिश किए जाते हैं। तो अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बार पब्लिश हो गए, तो फिर एरर्स को एज सच करेक्ट नहीं किया जा सकता, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो एटलीस्ट। ये वही एग्जांपल है कि एक मूवी जो है वो पूरी शूटिंग के बाद और एडिटिंग के बाद रिलीज कर दी गई है, और अब रिलीज करने के बाद जो मूवी की टीम है उसको रियलाइज हुआ कि उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए थे, तब मूवी तो रिलीज हो गई, अब तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। हाउएवर देयर इज अ सॉल्यूशन। अगर ऐसे एरर हो गए हैं जो पब्लिश करने के बाद कंपनी को याद है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एरर्स और ओमिशंस कर दिए थे, तो उसकी इसके लिए एक सॉल्यूशन है, एंड दैट इज
अब करना क्या होगा कि अब नेक्स्ट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसमें करंट ईयर के फिगर्स जो है वो फॉर कंपैरेटिव पर्पसेस गिवन होंगे। तो अब जब नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम करंट ईयर के फिगर्स इंक्लूड करेंगे फॉर कंपैरिजन, तो उसमें हम ये करेक्शंस पर कर देंगे। तो अब जो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट ईयर के फिगर्स होंगे वो रिवाइज्ड होंगे, अगर ये स्पेसिफिक एरर्स हुए जो पब्लिश होने के बाद डिस्कवर हुए कंपनी से। अब इसको एक्चुअल फाइनेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इस पे प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी गिवन है फॉर कंपैरेटिव पर्पसेस। अब सपोज करें हमने 2020 में सर्टेन एरर्स कर दिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश हो गए उसके बाद हमें याद है कि कुछ मिस्टेक्स एरर्स ओमिशंस हो गए। अब उस वक्त तो पब्लिश हो गए थे तो नई करेक्शन की जा सकती थी। 2021 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पिछले साल के फिगर्स फॉर कंपैरिजन दिए हैं, इनमें हम करेक्शंस कर सकते हैं। तो फिर ये 2020 के जो रिवाइज फिगर्स इंक्लूड किए जाएंगे 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इस तरह करेक्शन की जा सकती है। एंड नाउ देयर इज IS10। IS10 उन ट्रांजैक्शंस या उन एरर से डील करता है विच आर अकर्ड और आर डिस्कवर्ड बिटवीन द रिपोर्टिंग डेट एंड द पब्लिशिंग डेट। अभी IS8 में मैं रिपोर्टिंग डेट और पब्लिकेशन या ऑथराइजेशन डेट एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। और एरर्स की जहाँ तक बात आती है तो IS10 अब सिर्फ उन एरर से डील करता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होने से पहले डिस्कवर हो गए, तो उनकी भी करेक्शन करना पॉसिबल भी होगा करंट ईयर के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और जो एरर्स आफ्टर पब्लिशिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कवर हुए उनसे IS8 डील करता है। अब जो भी ट्रांजेक्शन्स बिटवीन दी टू डेट्स होती हैं वो इट विल बी क्लासिफाइड आइदर एज एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो अब हम वो समझेंगे। अब एडजस्टिंग इवेंट वो ट्रांजेक्शन या एरर्स है ओमिशन है जो कि ट्रांजेक्शन्स वही हैं जो बिटवीन रिपोर्टिंग डेट एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन हो रही है, लेकिन देयर इज एम्पल एविडेंस that such transactions or errors are related to current year's financial statements or they will affect current year's financial statements. So obviously such transactions will be adjusted in current year's financial statements. यूजुअली तो है कि आपको जो ट्रांजेक्शन है एरर्स उनको पढ़ के ही आइडिया हो जाएगा कि एडजस्टिंग इवेंट है, जिस ईयर के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में बन रहे होंगे उससे रिलेटेड ही होंगी ट्रांजेक्शन। एडजस्टिंग इवेंट्स की कुछ एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि नॉन करंट एसेट परचेज किए तो वो ओमिट कर दिए। सर्टेन इन्वेंट्री से जिनकी द नेट रिलायबल वैल्यू इज लोअर दैन कॉस्ट at the end of the year, so obviously we need to adjust. Certain non-current assets में impairment required है, ये certain trade receivables irrecoverable debt हो गए, या certain trade receivables पे हमने provision for doubtful debt चार्ज नहीं किया, या कोई ट्रांजेक्शन हमने omit कर दी, और any other frauds and errors जो कि करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो ये कॉमन सेंस है, रीड करके ही पता चल रहा होगा कि एडजस्टिंग इवेंट्स है। ऑब्वियसली जो आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर ट्रांजेक्शन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि वो एडजस्टिंग इवेंट है या वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को करेंगे। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स ये वही ट्रांजेक्शन्स होती है जो बिटवीन रिपोर्टिंग डेट एंड पब्लिशिंग डेट हो रही होती है, बट फॉर दीज ट्रांजेक्शंस देयर इज नो एविडेंस दैट सच ट्रांजेक्शंस और एरर्स आर रिलेटेड टू करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली ये ट्रांजेक्शंस करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट नहीं होंगी, ना ही रिकॉर्ड होगी। हाउएवर
इनकी डिटेल्स नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की नोट्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होंगी। तो ये नहीं लिखना अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट को पूछ रहा है कि एडजस्ट नहीं होगा, नहीं, will not be adjusted. However, details regarding these non-existing events or transactions will be disclosed or will be shown or will be disclosed in notes to the financial statements. नॉन एडजस्टिंग एग्जांपल, ये जो मैंने सर्टेन ट्रांजैक्शंस हाईलाइट किए, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकती है फॉर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। इसमें मैंने एग्जांपल ये लिखी है कि सिनेरियो एग्जांपल, तो सिनेरियो अज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम दिसंबर 2022 या 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। हाउएवर ये जो हाईलाइटेड ट्रांजैक्शंस है, दीज ट्रांजैक्शंस हैव अकर्ड इन 2023। अब 2023 में अगर हम कोई एसेट पर नॉन करेंट एसेट परचेज कर रहे हैं, या हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, या लोन या डिबेंचर्स रीपे कर रहे हैं, कोई फ्लड या नेचुरल डिजास्टर जिसकी वजह से बिजनेस को सर्टेन लॉसेस हुए या सर्टेन डैमेजेस हुए 2023 में, तो अब जो ट्रांजेक्शन्स 2023 में हो रही है, तो इजंट इट दैट दे शुड बी एडजस्टेड इन 2023 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्हें 2022 में रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है जब वो हो 2023 में रही है? तो ये भी ट्रांजैक्शन पढ़ के आइडिया हो रहा होगा कि ये करंट जिस ईयर के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में बना रहे उस ईयर से रिलेटेड नहीं है ये ट्रांजैक्शंस। तो इनको सिंपली हमें एडजस्ट नहीं करना है, मगर इनकी अमाउंट्स अगर मटेरियल है तो इनकी डिटेल्स हमें नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करनी है या डिस्क्लोज करनी है या रिवील करनी है। सही है, ये पूरी बात लिखनी है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ ये नहीं लिखना कि एडजस्ट नहीं होंगे। और एएस की कंपनी में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि प्रपोज डिविडेंड एडजस्ट नहीं होता करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, तो वो एज पर आई एस 10 ही है कि वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर होता है, उसके बाद उसमें वोटिंग होती है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अगर वोट करते हैं तो उसके बाद पेमेंट का जो प्रोसेस है, यानी शेयर कंपनी जब पे करती है डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, तो अराउंड दैट इज ऑफ 2 to 3 months। तो करंट ईयर तो डिविडेंड पे करते करते नेक्स्ट ईयर लग जाता है, तो डिविडेंड जिस ईयर पे हो रहा है उस साल एडजस्ट होगा। दैट्स व्हाई प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ करंट ईयर इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज पर आईएस 10। अब हम एक स्मॉल एग्जांपल करेंगे, मैंने ही क्रिएट की है, इसमें हम कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज एन एडजस्टिंग और अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। DMC Limited is a company which specializes in modern and classical weapons. Its financial year ended on 31st December 2018. That's important to know. After preparing financial statements on December, the following transactions were discovered. Issue of ordinary shares of $1 at a premium of 1 per share took place on March 2019. अब देखिए 2018 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे, 2019 में शेयर्स इशू हो रहे, तो उन्हें तो 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना चाहिए ना। तो ट्रांजैक्शन 1 इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, पढ़ के ही पता चल रहा है। A court case was going on against company for breach of one of its contract with Mr. Yu, company's major client, at 30 September 2018. The court decided against DMC Limited on 14 February 2019, which makes company liable for 80,000 to Mr. US compensation charges. This transaction has not been recorded in company's book. अब कोर्ट केस में देखे इशू क्या है, इसमें हमें ये नहीं देखना कि कोर्ट का रिजल्ट कब आया, इस पर ये देखना है कोर्ट केस स्टार्ट किस ईयर में हुआ था। तो अगर करंट ईयर में कोर्ट केस स्टार्ट हो गया था तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा।
However, अभी आगे IS-37 स्टडी करेंगे तो वो इस पे भी डिपेंड करता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी या चांस ऑफ अकरिंग ज़्यादा होना चाहिए तो ही हमसे बुक्स पे एडजस्ट करते हैं, और या तो कंपनी केस हार भी गई। तो ये जो सेकंड ट्रांजेक्शन है ये एडजस्टिंग इवेंट है। Included in closing inventory is a classical rebellion sword which cost 20,000 but had an NRV of 10,000 due to introduction of a better Yamato sword in the market before the year end. This has been discovered later by the company. अब कंपनी तो लेटर डिस्कवर किया लेकिन करंट ईयर के एंड में ही इशू हो गया था दैट द एनआरवी ऑफ द सॉल्ट इज लोअर देन इट्स कॉस्ट। तो ऑब्वियसली हम फिर इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। Inventory of modern guns costing 500,000 has suffered from a heavy flood at 15 January 2019. All inventory has been discarded as well. This inventory is not insured. अब देखिए जो फ्लड डिजास्टर है पहले से फोरकास्ट से प्रिडिक्ट तो इतना नहीं किया जा सकता, एकदम ही हो जाता है। तो अब जो ये इन्वेंट्री लॉसेस है ये कंपनी को 2019 में हुए, तो this should be adjusted in 2019 financial statements and not in 2018 financial statements. So obviously this will be a non-adjusting event. However, लेकिन ये मेजर अमाउंट है तो इसकी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन एडजस्ट ये अकाउंट्स में कहीं भी नहीं होगा। तो आई होप सो आप लोगों को IS-8 और IS-10 क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।